आपको भी पता है कि भाई ये सर्दी का महीना है, आप मौसम वैज्ञानिक बनकर अपना एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हो। दूसरा जो मैं बात बता रही थी, कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं आप, कि आप अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो। जो आपके स्लो लर्नर हैं वो किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, या उनकी जो रूरल लैंग्वेज है उसमें क्वेश्चन फॉर्म करें और वो क्वेश्चन आके अपने क्लासमेट्स को दें, अपने पीयर ग्रुप को दें कि मैंने इस पार्ट में से ये क्वेश्चन बनाया है, जरा सॉल्व करके बताओ। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं सुभारती टीवी और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा यादव। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं और अब हम चलते हैं हमारे प्यारे बच्चों की तरफ, उनसे पूछते हैं उनसे रिलेटेड, उनके करियर रिलेटेड क्वेश्चंस और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। I want to become an IAS officer. So my question is this: that is art is a good stream if we want to clear UPSC exam? If we take arts, what we have to do to become an IAS officer? बेटा, आपका उद्देश्य है आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी आप अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, एनसीईआरटी का 6 स्टैंडर्ड से आपके जितनी भी बुक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ यही आ जाती है कि 6 ऑनवर्ड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस बीच आपके कुछ हर्डल्स भी आएंगे। आपका प्री बोर्ड आएगा, 10th का बोर्ड आएगा, फिर 12th 11th आपकी प्री बोर्ड आ जाएगी, फिर आपका 12th का बोर्ड आ जाएगा। सो आपकी 3-4 साल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल रहेंगी, जिन पे आपको बहुत ही फोकस होकर रहना पड़ेगा। जहां आपको एक अननेसेसरी, जो हम बोर्ड कहते हैं, वो बोर्ड नाम का एक प्रेशर आएगा आपके ऊपर, तो वो प्रेशर नहीं है, वो अननेसेसरी प्रेशर है जिसको हम ले लेते हैं बार बार बोर्ड कह के, या तो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे सराउंडिंग बार बार अब बोर्ड की क्लास आ गई है अच्छे से पढ़ो, बोर्ड की क्लास आ गई है अच्छे से पढ़ो। तो ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड की क्लास का मतलब क्या है? बोर्ड आपके उसी सिलेबस से आपका पेपर बनता है जिस सिलेबस को आप स्कूल में पढ़ते हो। यहाँ डिफरेंस इतना ही होता है कि वो पेपर आपके टीचर्स के द्वारा नहीं बनाया गया होता, वो किसी और माइंडसेट से बना है, और आप स्कूल में अपने टीचर्स के माइंडसेट से बिल्कुल कंफर्म हो जाते हो कि इसी तरीके का ही क्वेश्चन आएगा। तो वो एक फॉर्मेट में आप लोग अपने आप को डेवलप करते हो। सैम्पल पेपर्स इतने सारे आते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप लोग कराते हैं, आपके टीचर्स वो प्रैक्टिस आपकी कराते हैं, तो उसको भी आप ग्रेजुअली देखते हो। तो आपके 9 to 12th का एक ऐसा सीन आता है जिसमें कहीं ना कहीं आपके गोल फ्लैक्चुएट कर जाते हैं, फिर आप कुछ और बनने का उद्देश्य लेके आते हैं। अगर आप स्टिक हैं और आपने ठान रखी है कि मुझे यूपीएससी ही करना है, तो आप 6ठी क्लास से ही सभी सब्जेक्ट्स का, एनसीईआरटी का बहुत गहन अध्ययन करें, बहुत डीपली अपनी नॉलेज लें, उनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहें और उन नोट्स को साइड में रखते रहें। आप ये ध्यान रखें कि आप इस एग्जाम में जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है, तो ग्रेजुएशन तक आपको स्टडी करनी है, और स्टडी भी उस तरीके से करनी है कि आपसे किसी भी तरीके, अभी आप लोगों के रीजनिंग के क्वेश्चंस है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए कि इसमें 1 और 4 ठीक है, 1 2 3 ठीक है, 2 और 4 ठीक है। सो कंफ्यूज करेगा आपको वो स्टेटमेंट, और वो कंफ्यूजन आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हों, और आप एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे आपको कोई घुमा फिरा के कैसे भी बोल दे। मान लीजिए आपको अपने स्कूल पहुंचना है और आप इसके 4 रास्ते पता है, और आपसे पूछे कि आप इस स्कूल में इस रास्ते से जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इससे और इससे जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, इससे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो आप वेल अवेयर हैं कि मेरे स्कूल के 2 3 4 रास्ते लगते हैं और सारे चारों बोले गए, तो इट मीन्स ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ऑल आर राइट। तो वो डेप्थ, उस तरीके की नॉलेज आपकी सब्जेक्ट की आपकी होनी चाहिए। अगर मैं आपको आंख बंद करके आपके क्लासरूम में छोड़ दूं, आप उस क्लासरूम को मात्र 1 साल से डील करते आ रहे हैं, हो सकता है आप उसी क्लास में 5 साल से लगातार बैठ रहे हो, तो आप उस क्लास के एक एक एरिया से वाकिफ हो।
मैं आपको ब्लाइंड फोल्डेड कर दूं, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूं और उसके बाद में मैं आपको बोलूं कि आपने अपने क्लास में जाके उस विंडो में ये चीज रख के आनी है। अगर आप अपने मन की आंखों से देखोगे तो आप उस विंडो तक पहुंच जाओगे। आपके सामने हर्डल्स जरूर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस रो में, हमारी क्लास में 1 2 3 4 रो बनी हुई है और मुझे ये चारों रो क्रॉस करने के बाद राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है और वहां जाके ये वाली विंडो आएगी और उस पर मैं ये काम करूंगा। तो मेरा कहना ये है कि आपको डीपली नॉलेज रखनी होगी अपने सब्जेक्ट्स की, और 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आपको होगा, क्योंकि ये बहुत वास्ट एरिया है। मैं ये नहीं कहूँगा आप अचीव नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आप जरूर अचीव कर पाएंगे अगर आपने ये गोल अपना बना के रखा है मन में। तो 12th स्टैंडर्ड तक डगमगाना नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन में गए हैं, आप ग्रेजुएशन में एक डिफरेंट वर्ल्ड में जाते हैं। स्कूल में हमारे पास मल्टीपल प्रेशर होता है, वॉच होता है टीचर्स का, पेरेंट्स का भी वॉच होता है। लेकिन हम जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में कहीं ना कहीं जाके हम थोड़ा सा आज़ाद फ्री करते हैं, अपने आप को फील करते हैं। तो वहाँ पे हमारी मनोदशा बदलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप भटकेंगे नहीं, ये निर्णय आपको अपने पे लेना होगा। और उस उद्देश्य के साथ आप साइड बाय साइड अपनी स्टडी करते रहें और सभी सब्जेक्ट्स का आप अपना ध्यान रखें। आपको ग्रेजुएशन के बाद ही फर्स्ट चांस मिलेगा कि आप अपना यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकें। यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आप अपना फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपका प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होता है और मेन एग्ज़ाम आपका 7 डेज लगातार होता है, जिसमें हर सब्जेक्ट का एक एक आपका ऐसे लेटर का एक पेपर होता है, वो आप क्वालिफाई करते हैं। और उस क्वालिफिकेशन के बाद फिर आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपके मेन एग्ज़ाम और आपका जो इंटरव्यू है उसके बेस पे आपको सिलेक्शन होता है। उसके बेस पे आपको कैडर मिलता है कि आप आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, आप आईएफ बने हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप अपनी जर्नी को अगर सेम ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी मोड़ पे भटकना नहीं है। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रख के चलना होगा, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करते रहिए। सोसाइटी प्रेशर मत रखिए, पेरेंट्स प्रेशर मत रखिए, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को जानिए। और यूपीएससी की जर्नी, कितने लाखों लोग यूपीएससी एग्जाम में बैठते हैं, उसके बाद क्या सिलेक्शन रेशो होता है। हमारा 1% सिलेक्शन रेशो होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है या 0 पॉइंट समथिंग होता है। तो वो रेशियो आप जरूर मान के चलें कि लाखों में आपको मात्र पहले 1100-1200 की वैकेंसीज हुआ करती थी यूपीएससी में, आईएएस आईएफएस की और आईपीएस की। लेकिन अब आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफ़ी डाउन आ गई है, कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है। पिछले से पिछले साल 700 समथिंग था, पिछले साल 800 समथिंग था। तो रेशियो भी डाउन होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपको उसी कंपटीशन में अपने आप को प्रूव करना है और डेफिनेटली आप कर भी लोगे। My name is Vanshika. Ma'am, I have been interested in DNA technology and forensic. What scope I have related to that after plus 2? Dear student, if you are interested to be a part of DNA Technologist Society or Forensic Science, first of all, you should opt Zoology, Botany and Chemistry in your graduation. For that, you should have Physics, Chemistry and Biology in your 11th and 12th standard. After graduation, when you are having Zoology, Botany, Chemistry, along with subjects like Microbiology, Biotechnology, you can opt for Masters in Forensic Science, Masters in Microbiology और Masters in Biotechnology. जब आप Masters in Biotechnology, Masters in Microbiology या Forensic Science के लिए opt करेंगे तो आप eligible हो जाएंगे हर उस वैकेंसी के लिए जो कि एक DNA टेक्नोलॉजी में है या फिर Forensic Science में है। वो चाहे आप डिफेंस मिनिस्ट्री में देखिए या आजकल जो प्राइवेट एजेंसीज आ गई हैं जो किसी भी कल्प्रिट के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं, या
आप फूड प्रोसेसिंग में भी जो आजकल डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज का जो यूज़ हो रहा है, जो मेडिसिन में आजकल हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना शुरू कर दिया है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन में जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज जूलॉजी, बॉटनी, इधर विद बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, आपको ये 4 या 5 सब्जेक्ट में से कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपको मास्टर्स इन्हीं सब्जेक्ट्स में से किसी एक में करनी होगी, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज में आ जाते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, मास्टर्स इन माइक्रोबायो, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर मास्टर्स इन फोरेंसिक साइंस। आजकल एक और नया ऑप्शन खुला है, दैट इज मास्टर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मास्टर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में स्पेशली सिर्फ डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो आपके पास बहुत स्कोप है आजकल डीएनए टेक्नोलॉजी के रूप में या फिर फोरेंसिक साइंस में, क्योंकि आजकल के जो कॉस्मोपॉलिटन एरा जो ये चीज़ें बदल रही हैं, तो यहाँ पर हमने हर चीज़ को मोलिकुलर लेवल पे देखना शुरू कर दिया है। हमने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके मोलिकुलर लेवल से ढूंढना शुरू कर दिया है। फिर वो चाहे पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसी हो, पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसी में भी हमने मोलिकुलर बायोलॉजी है उसकी वैकेंसीज देखी हैं, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ करना शुरू कर दिया टू डिटेक्ट द पोल्यूशन। उसके अलावा जितनी भी हमारे पास फूड सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो हायर करने शुरू करे हैं, ताकि फूड प्रोडक्टिविटी है वो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जिसको आरडीटी बोला जाता है, उसकी हेल्प से जो फूड ग्रोथ है या फूड इम्प्रूवमेंट है उसको उस गोल को अचीव किया जा सके। फोरेंसिक साइंस की अगर बात की जाए तो फोरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लेकर रिकम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें बहुत ही वास्ट स्कोप है, जितनी भी डिफेंस सर्विसेज हैं उनमें। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट कि डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस है उसमें आपके पास कितना स्कोप है, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर मैं बोलूं कि आपको अगर किन्हीं सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है तो यू शुड स्टडी केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स विद वेरी डीप कंसर्न इफ़ यू आर इन 9th और 10th, एंड इफ़ यू आर इन ऑलरेडी +1 और +2, 11th 12th में अगर आप ऑलरेडी हैं तो आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन अगर आप 9th और 10th में हैं और अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उस पर बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब +2 के बाद एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। उस एंट्रेंस एग्जाम में 9th, 10th, +1 और +2 चारों ही क्लासेस का जो सिलेबस है उसमें से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो अगर आप अपने प्रोफेशनल जर्नी इस फील्ड में शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उस फील्ड के लिए अपनी पोटेंशियल जो है उसको साबित करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो +2 की मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन्स लेती हैं इन प्रोफेशनल कोर्सेज में, लेकिन अगेन अगर आप मास्टर्स के लिए इसको चूज़ करोगे तो आपको मास्टर्स में फिर से एंट्रेंस एग्जाम उसका क्लियर करना होता है। तो यू शुड एटलीस्ट क्लियर योर बेस फ्रॉम 9th onwards. Thank you very much. My name is Vishakha and I have a question about I want to do something in farming technology. So what scope do I have for that after 12th? देखो, फार्मिंग टेक्नोलॉजी मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हमारा जो भारत है यहाँ अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, अलग अलग तरह की यहाँ मिट्टी है, और इसलिए यहाँ पर हर जगह पर हर स्टेट में अलग अलग फसलें भी होती हैं। तुम बच्चों सिलेबस में भी पढ़ते हो। इसमें क्या करना है, कैसे करना है कि आप इसमें जो एग्रीकल्चर है उसमें आप साइंटिफिक, अगर आप जैसे विशाखा ने भी पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी करवाते हैं ये कोर्स। इसमें क्या होता है कि आप मिट्टी की गुणवत्ता को चेक करते हो, उसमें आपको ये देखना होता है कि भाई इसमें लवण कम है या इसमें क्षार ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं और काफ़ी अच्छा स्कोप है। दूसरा, इसमें अगर हम देखें तो भाई जैसे आपके सिलेबस में भी आप पढ़ते हो कि भाई मिश्रित कृषि को बढ़ावा देना है, रोपण कृषि को बढ़ावा देना है। तो एक तरह से टेक्निकली और एक तरह से कल्चर से भी रिलेट है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई अनेकता में एकता, विविधता वाला देश है हमारा। हर जगह अलग अलग तरह की फसलें होती हैं।
हैं, अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, तो उन चीज़ों को जो आज के टाइम में बेसिकली जो प्रॉब्लम है क्या कि इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होने की वजह से हमारे भारत में कृषि योग्य भूमि लगातार कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय के लिए, क्योंकि बच्चों लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, इसके लिए हमें खाने की तो ज़रूरत होगी ही होगी। इसके लिए हमें अपनी खाद्यान्न फसलों को हर हाल में बचा के रखना होता है। तो यहाँ पर जो साइंस से रिलेटेड जो मैडम ने अभी बताया है कि भाई फूड सिक्योरिटी भी मैटर करती है, जैसे हमारा बफर स्टॉक इसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप साइंस को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो और आर्ट सब्जेक्ट्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने में है या फिर आप फार्मिंग टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट्स +1 और +2 में होने ज़रूरी हैं। उसके बाद आप बीएससी इन एग्रीकल्चर को ऑप्ट कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडीज़ के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी इंट्रोड्यूस्ड करा दिया गया है। बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा आप बैचलर्स इन हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, आप मास्टर्स इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मास्टर्स इन हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। उसके अलावा बैचलर्स इन सोयल रिसर्च कर सकते हैं आप। बैचलर इन सोयल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो जितने भी, उनसे आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप सिंपल बीएससी करके जिसमें आपके पास सब्जेक्ट्स रहेंगे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इनके साथ फिर आप एमएससी में एज बॉटनी एज मेन सब्जेक्ट, बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट्स, आप बॉटनी एज मेन सब्जेक्ट उसको ऑप्ट करके आप पीएचडी किसी भी एक इसमें से फील्ड में आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप जितनी भी वैकेंसी जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट या फिर फॉरेस्ट रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम यश शर्मा है। मेरी हमेशा से ही रुचि जुडिशरी में रही थी। मैं उसमें एक उच्चतम स्थान पाना चाहता था। कुछ समय पहले मैंने सीजीआई के बारे में पढ़ा था। जब से मैंने यही सोच लिया कि मुझे बनना है तो यही बनना है। मैंने अपनी पर्सनल डायरी में भी इसे अपना एम बना लिया है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि सीजीआई बनने के लिए मुझे क्या क्या क्वालिफिकेशंस लगेंगी? बेटा आप सबसे पहले आप 12th आप करेंगे। 12th करने के बाद आप बीए एलएलबी आप कर सकते हैं, ठीक है। और बीए एलएलबी करने के बाद आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको 12th आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 12th के बाद आप एडवोकेट या लॉ में आप जाना चाहते हैं तो आप बीए एलएलबी आप करो, ठीक है। और बीएलएलबी करने के लिए आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप 3 साल का एलएलबी आप कर सकते हो। और देन इसके बाद आप जुडिशरी की तैयारी आप करके जुडिशरी का एग्ज़ाम दे करके आप एज ए जज अपॉइंट हो जाते हैं। एंड आपने पूछा कि मेरे को चीफ जस्टिस बनना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे आप अपॉइंट होते हो। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और उसके बाद आप हाई कोर्ट, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आप जज बन सकते हो। Hello everyone, a very good afternoon to all my respected sir and madam. I am Bhavna Sivas from class 9B and today I am here to ask you a question about my career. I will take science stream and do preparation for NEET UG exam in class 11th and 12th. तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगर बाय चांस नीट यूजी एग्ज़ाम में एडमिशन ना ले पाई तो मैं किस चीज़ की कोर्स की प्रिपरेशन करूँ ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। थैंक यू भावना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11th 12th में सबसे पहले आप साइंस के जो भी सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये अच्छे से आप प्रिपेयर करें। उसके बाद आप नीट का एग्ज़ाम देंगे, 720 का होगा। उसमें आधे क्वेश्चन आपके बायो के होंगे और आधे क्वेश्चन होंगे जो वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के होंगे। अगर आपका इसमें करियर एडमिशन नहीं मिलता है बाई चांस, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप मास्टर डिग्री करके एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हो। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया एनर्जी के फील्ड में। और एरोस्पेस तो इतना ब्रिलियंट एरिया है और अच्छा स्पेस माना जाता है साइंटिस्ट के लिए, जहाँ
अच्छे से काम कर सकते हो एज ए साइंटिस्ट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन करें, वो भी आईआईटी गेट के थ्रू करें, एमएससी जो भी करें, वहाँ से आप इस लेवल तक आप जा सकते हैं, एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हैं कहीं भी। थैंक यू भावना। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन रहता है कि बाय चांस अगर हम नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, अगर हम एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन नहीं कर ले पाते हैं, तो उसके बाद भी हमारे पास क्या स्कोप है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज है वो रैंकिंग के हिसाब से मिलता है। अगर आपके अच्छे परसेंटाइल नहीं भी बन रही है तो एमबीबीएस के अलावा भी बीएमएस कोर्स होता है जिसमें कम मार्क्स के साथ भी एडमिशन हो जाता है। उसके अलावा बीडीएस बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी है, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। बीएचएमएस जो कि होम्योपैथी से रिलेटेड होता है, उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी फार्मेसी में बहुत स्कोप है आज के कॉस्मोपॉलिटन एरा में, जैसे कि आप इससे आप डिप्लोमा कर सकते हैं जो कि डी फार्मा बोला गया है, या फिर आप इसमें बैचलर डिग्री ले सकते हैं, दैट इज़ बैचलर्स इन फार्मेसी। उसके अलावा भी आप इसमें साइंस फील्ड में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप स्पेशल बीएससी कर सकते हैं, आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट्स के साथ। अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है, फिजिक्स पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, या बायोलॉजी में से भी अगर आपको जूलॉजी, बॉटनी, इसकी कुछ भी स्पेसिफिकेशंस पसंद है, तो उसको आप ऑप्ट करके अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम जय है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं आर्ट्स लेके एलएलबी करके एडवोकेट बनना चाहता हूँ, और अगर किसी कारणवश मैं एडवोकेट नहीं बन पाया तो मेरे पास और क्या ऑप्शन बचेंगे कि मैं इस सिस्टम में आगे पढ़ सकूँ? बेटा, आपने बोला कि मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ, एडवोकेट नहीं बन पाया तो मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि एडवोकेट बनना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने जैसे ही आप 12th करते हैं, 12th करने के बाद मैंने बताया कि एक कॉमन लॉयर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लैट का, आप वो दे करके आप बीए एलएलबी में आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो बीए है, बीकॉम है या बीएससी है। देन इसके अलावा उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल का एलएलबी आप कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए भी एक कॉमन टेस्ट देना होता है, कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम। वो आप नहीं दे पाते हैं तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जो आपको बिना एंट्रेंस के एडमिशन दे देती है, ठीक है। वहाँ आप एडमिशन लेकर के आप लॉ एलएलबी एडवोकेट के लिए आप कर सकते हैं। देन जब आपका एलएलबी कंप्लीट हो जाती है या बीएलएलबी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है एआईबी का, ठीक है। और उसमें सबसे पहले तो आपको बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, स्टेट बार काउंसिल से। स्टेट बार काउंसिल, जैसे आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली में आप रहते हैं तो दिल्ली बार काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और वो एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी एज ए प्रैक्टिस के तौर पे आप एडवोकेट के तौर पे आप बन सकते हैं एडवोकेट। और इसके अलावा भी काफ़ी अच्छा स्कोप है आगे लॉ करने के बाद आप एज ए गवर्नमेंट एडवोकेट के रूप में या फिर अपने प्रैक्टिस के तौर पे आप खुद भी आप एज ए प्रोफेशन के तौर पे उसको रन कर सकते हैं, और लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं किसी कंपनी में या फिर किसी इंडस्ट्रीज में। हमारे पैनलिस्ट ने आपको थोड़ा सा एलएलबी के बारे में क्लियर किया। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, आपका क्वेश्चन आया कि अगर मैं एलएलबी करके एडवोकेट नहीं बन पाता हूँ तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जब आपने ठान लिया कि आपको एलएलबी करनी है और आपको एडवोकेट बनना है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ से आया? आप अपने मन से कमज़ोर हैं, आपके डिसीजन को किसी और ने लिया है, आप किसी और की खुशी पूरा करना चाहते हैं, या आपका सेल्फ डिसीजन है? सबसे पहली बात ये आती है। तो आप इस चीज़ को आप मान लें कि आपने एलएलबी करनी है तो आप जरूर कर लेंगे और एक अच्छे वकील भी बन जाएंगे। लेकिन अगर पैरेलली आप एडवोकेट नहीं बन पाए
तो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट तो आप रहे ही हैं। हमारे बहुत सारे कंपटीशन टेस्ट होते हैं, एसएससी के थ्रू हमारी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आप उसकी तैयारी करें। 12th के बाद में आप अगर अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो आप डिस्टेंस के थ्रू एजुकेशन लें। डिस्टेंस के थ्रू एजुकेशन लेते हुए आप कोई भी स्किल कोर्स, वोकेशनल कोर्स आप ज्वाइन कर लें और उसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर लें कि आपको साथ में क्या करना है। तो आप डाटा एनालिसिस, आपका एआई का कोर्स है, या आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं जो छोटे छोटे प्रोग्राम कोर्सेज करवाते हैं। उन प्रोग्राम्स में अपने एरिया को, अपने इंटरेस्ट को चेकआउट करो और साथ में उन कोर्सेज को करो। तो अगर एलएलबी नहीं कर पाओगे तो स्किल एजुकेशन के साथ साथ आप अपना एक अच्छा कैरियर बना पाओगे। बट सबसे पहले उसी पे स्टिक करो जो आपने सोचा है और डेफिनेटली आप उसको कर लोगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों के सवालों के जवाब यहाँ हमारे मौजूदा पैनलिस्ट ने दिए, और साथ ही साथ जो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर और सोशल मीडिया से जुड़कर भी आप और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। अब समय की सीमा को देखते हुए इस कार्यक्रम को हम विराम देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ले चलती हूँ आपको डॉक्टर श्री कृष्णा की तरफ, और वो अब कुछ शब्द आपसे कहेंगे। देखिए बच्चों, आपके सामने आपका भविष्य है, एक उज्जवल भविष्य है। अगर आप अपना कोई भी सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जहाँ से आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस मिल सके, जहाँ से आपको उचित जानकारी मिल सके, जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकें। किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेनी है, अपने कैरियर के बारे में जानकारी लेनी है, या अपने किसी कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, तो ज़रूर आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर्स आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे और हमारी काउंसलर्स की टीम, जो आपके स्कूल्स में जैसे काउंसलर्स आते हैं, तो हमारी काउंसलर्स की टीम अवेलेबल होती है। वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगी और इस मुकाम पे हमें कहीं ना कहीं काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो हमें उचित मार्ग बता सके, उचित रास्ता बता सकें। अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि रेगुलर एडमिशन आप लोगों को नहीं मिलता है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डिस्टेंस एजुकेशन है, आप उससे भी एजुकेशन ले सकते हैं। और मैं कल एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें भी बार बार ये चीज़ रिपीट की जा रही है और बताया जा रहा है कि दोनों डिग्री आप लोगों की इक्विवेलेंट है, सेम है, सेम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि आप डिस्टेंस से पढ़ेंगे तो आप वीक कहलाएंगे, लेकिन वो आपको मनी सेव और टाइम सेव की तरफ ले जाएगा और आप अच्छे से अपनी कोई भी हायर एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम होगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर लें अपने किसी भी कैरियर को सेफ देने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर से एक नया एपिसोड लेकर आएंगे, एक नए स्कूल में जाएंगे, नए बच्चों से मिलेंगे, नई हमारी फैकल्टीज़, नए गेस्ट, नए पैनलिस्ट से मिलेंगे। तो आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट हैं, सबका बहुत धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा हमारे डॉक्टर श्री कृष्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे इस प्रोग्राम में एक विशेष योगदान दे रहे हैं, तो इन सब का मैं बहुत और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही साथ यहाँ बैठे हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।